नमस्कार, मैं हूं जोगिंदर पटियाल। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और पब्लिक इंटरेस्ट में खबरों के सफर पर आपका साथ यूं ही बना रहे। नए साल के पहले दिन देश के चक्के जाम हो गए। बस ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी। विरोध उस नए कानून का है जिसमें एक्सीडेंट होने पर 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ट्रकों की रफ्तार थमी तो देश को कितना नुकसान होगा, आपकी दाल रोटी सब्जी पर इसका क्या असर होगा, आज कॉलिंग कार्ड में यही आपको बताना है। आज आपको देश के उन घरों में भी लेकर जाना है जो आजादी के 77 साल बाद भी नल और जल को तरस रहे हैं। आज भी 5 करोड़ 33 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में पीने के पानी का कनेक्शन नहीं पहुंचा। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और झारखंड की हालत सबसे ज्यादा खराब है। पानी वहां कब पहुंचेगा, सरकार की टाइमलाइन क्या है, आज एक्सक्लूसिव में नल से जल का हिसाब किताब करना है। नए साल के पहले दिन जापान में कैसे आई मुसीबत, भूकंप ने कितना बर्बाद किया जापान को और सुनामी से कहां-कहां तबाही का खतरा बना हुआ है। सिग्नेचर स्टोरी में जापान का जलजला। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश में न्योते मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन एक ऐसा निमंत्रण आपके घर, शहर या मोहल्ले में पहुंच सकता है जिसमें 22 जनवरी को अयोध्या ना आने का आग्रह किया गया होगा, यानी अयोध्या वाला अक्षत पत्र। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज आपको अयोध्या नगरी के कई अपडेट्स बताएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपकी थाली, आपकी जेब की बात करनी है। नए साल पर आपने कई रेजोल्यूशन लिए होंगे। बचत कैसे बढ़ेगी, सेविंग कितनी होनी चाहिए, घर की आर्थिक सेहत को कैसे सुधारेंगे, इस तरह की कई प्लानिंग की होंगी आपने। लेकिन इन सारी प्लानिंग के बीच आज से देश की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाले हजारों ट्रकों के पहिए जाम हो गए हैं। जो ट्रक और जो उनके ड्राइवर सब्जियों से लेकर दूध, ब्रेड और तेल के टैंकर, ये तमाम चीज़ें आपके शहर में पहुंचाते हैं, वो सड़कों पर रुक गए हैं। जो बसें हजारों लाखों यात्रियों को रोजाना ढोती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं, उनके ड्राइवर भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, वो भी साल के पहले ही दिन। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया? जवाब है एक कानून का विरोध। देश में नया हिट एंड रन कानून लागू हुआ है, लेकिन इसके प्रावधान काफी सख्त हैं। इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर दोनों ही परेशान हैं, मगर टेंशन इन्होंने पब्लिक की भी बढ़ा दी है। बड़ा आंदोलन करेंगे और गाड़ियां हम नहीं चलाने देंगे। ये कानून तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। एक ड्राइवर जो जगह जगह पे मार खाता है, जगह जगह पे उसकी बेइज्जती की जा रही। के माँ बाप और इनकी बीवियां परेशान हो जाती घर पे मिलने के लिए। इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। नए साल पर दीपक को अपने घर पडरौना जाना था। दीपक हरियाणा से गोरखपुर तक तो पहुंच गए, लेकिन गोरखपुर से पडरौना का सफर काफी भारी पड़ गया, क्योंकि साल के पहले ही दिन ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी और बसों का चक्का जाम कर दिया। सर सुबह हम 7 बजे उतरे थे गोरखपुर, यहाँ पर आए तो यहाँ पर पता चला कि बस की हड़ताल चल रही है। तो सुबह से यहीं बैठे हम कि वाहन आएगा, कोई इंतजाम होगा तब जाएंगे। अब क्या करेंगे आप? सर अभी तो देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं, गाड़ी मंगाए है घर से, वो आएगी तब जाएंगे। हड़ताल से गोरखपुर में जो हाल है वैसा ही आगरा बस अड्डे पर भी रहा।
सैकड़ों यात्री अपने सफर के लिए बस स्टैंड पहुंचे तो पता चला ड्राइवरों ने एक कानून के विरोध में ऑल इंडिया हड़ताल छेड़ रखी है, जिसके खिलाफ ड्राइवर हल्ला मचा रहे थे और बस अड्डों पर फंसे मुसाफिर झल्लाने लगे, परेशान होने लगे। मुझे एटा जाना है, 12 बजे का खड़ा हुआ हूँ, 2 घंटे का सफर है, 2.5 घंटे ही हो गए मुझे। ऐसे कैसे जाएगा? सरकार के नए नए कानून लेके आती है, क्या है ये? जनता को परेशान करना और कुछ नहीं है। राजीव जिस कानून का जिक्र कर रहे थे उसका नाम है हिट एंड रन एक्ट। इस कानून का मकसद है खास तौर पर हिट एंड रन केसेस पर अंकुश लगाना, लेकिन प्रावधान जानने के बाद ड्राइविंग करने वालों के कान खड़े हो गए हैं। रूल बना दिया है कि 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए एक्सीडेंट होने पे। मजदूर आदमी है, इतने पैसे नहीं मिलते, कहाँ से हम देंगे? जब तक हमारे कानून ये वापस नहीं करोगे आप, तब तक हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। किसी कानून में अगर कोई खामी है तो सवाल उठाना वाजिब है, लेकिन सवाल की बजाय सीधे हड़ताल कर देना और उसमें फिर पब्लिक फंस जाए तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो बड़े स्तर की है। ड्राइवरों ने एक तरफ अपनी बसों के इंजन बंद कर दिए हैं तो दूसरी तरफ वो बसें भी रुकवा दी हैं जिनमें मुसाफिर बैठे हुए थे या सफर कर रहे थे। बसों की आवाजाही ठप है, कड़ाके की सर्दी में खामियाजा मुसाफिर भुगत रहे हैं। चक्के ट्रकों के भी नहीं चल रहे, जिसके भरोसे पूरे देश का सप्लाई चेन है। टैंकर नहीं चले तो मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में डीजल पेट्रोल का टोटा हो गया। बालाघाट के पेट्रोल पंपों पर तो तेल ही नहीं बचा, उसे भरवाने के लिए लोगों की कतार लग गई। 2 घंटे से खड़े हुए हैं, आज तक हमें पेट्रोल नहीं मिला। पेट्रोल पंप गए थे, मोती नगर वाला गए थे, चौथा पेट्रोल पंप है, यहाँ लाइन लगे तो पेट्रोल ही नहीं मिल पा रहा है। ड्राइवरों की ये देशव्यापी हड़ताल 3 दिन तक चलेगी। आज हड़ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन उज्जैन से लेकर जबलपुर तक कई पेट्रोल पंपों की टंकियों में डीजल पेट्रोल सूखने लगा है। अभी हड़ताल के 2 दिन और बचे हैं। पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर यूं ही खड़े रहे तो अंदाजा लगाइए 2 दिन बाद हालात क्या होंगे। सभी चाहते हैं कि अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा के रखे, किसी की भी इमरजेंसी हो जाए या कुछ काम पड़ जाए तो सब गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए। इस कारण हमने भी फुल करवा के रखी। सर्दी के चलते स्कूल कॉलेज बंद हैं और साल के पहले दिन बहुत से दफ्तर और बाजार भी। इसीलिए आपको हड़ताल के असर का शायद इतना अंदाजा ना हुआ हो, लेकिन देश भर के ट्रकों के तेवर बता रहे हैं और उनके ड्राइवरों के तेवर बता रहे हैं कि हिट एंड रन कानून में बदलाव नहीं हुआ तो यह आंदोलन लंबा खिंच सकता है। ऐसा क्या है हिट एंड रन कानून में, क्यों ड्राइवरों को इतना डर लग रहा है? ठेले पर लदा मरीज बिहार के नालंदा में सरकारी अस्पताल पहुंचा। ऐसा नहीं कि नालंदा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई कमी है, लेकिन मरीज को ठेले का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि देश के कई हिस्सों की तरह बिहार में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चक्का जाम था। एक्सीडेंट के बाद घायल को अस्पताल ले जाने के लिए जब कोई सवारी नहीं मिली तो ठेले पर लादकर ही घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। खास बात यह कि हिट एंड रन केस के मामलों को रोकने के लिए ही सख्त कानून लाया गया है और ये घायल भी हिट एंड रन का ही शिकार है। दुकान जा रहा था काम करने के लिए। अच्छा। और वहीं रास्ते ही में एक्सीडेंट कर चाय पी रहे थे, वहाँ पर मालार धक्का और बाद में बस हमारा ठेला पर जबरदस्ती से वहाँ पर लोड कर दिया सब पब्लिक लोग। आज बस या सवारी गाड़ियां चल रही होती तो सड़क हादसे के शिकार को ऐसे अस्पताल लाने की नौबत नहीं आती, लेकिन इस आदमी को जिसने टक्कर मारी वो फरार हो गया। अब उसे 10 साल जेल काटने की नौबत आ गई है, क्योंकि सड़कों पर ऐसी घटनाएं ना हों इसीलिए देश में हिट एंड रन कानून लागू हो चुका है। हिट एंड रन कानून सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए है। खासतौर पर हिट एंड रन के मामलों पर रोक लगाई जा सके, इसमें हादसे की खबर दिए बिना फरार होने पर सख्त सजा का प्रावधान है।
कानून को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली श्रेणी में लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए हादसा हुआ और मौत की वजह ड्राइवर है तो वो गैर इरादतन हत्या नहीं होगी। इसके लिए 5 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। दूसरी श्रेणी में ड्राइवर की लापरवाही से मौत और मौके से फरार होने पर इसमें आरोपी को पुलिस या मजिस्ट्रेट को खुद ही हादसे की जानकारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लगेगा। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। बस चालक हो या फिर ट्रक ड्राइवर, इसी सख्त प्रावधान से सब परेशान हैं। ये सोचकर कि सड़क पर गलती किसी की भी हो, गर्दन सिर्फ उसी की नपेगी जिसके हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग होगा। हम सरकार से एक बार फिर अपील करते हैं कि इस मुद्दे को, गंभीर मुद्दे को, जो एक सीरियस इशू बनते जा रहा है देश के लिए, परिवहन उद्योग के लिए, चालकों के लिए, जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लें और इसको सुलझाने की कोशिश जल्द करें कि ये बहुत देरी ना हो जाए। सड़क हादसों पर फुल स्टॉप लगाना असंभव है। हादसे ना हो या कम से कम हो, इसकी कोशिश तो होनी ही चाहिए। हिट एंड रन कानून इसी कोशिश का हिस्सा है, लेकिन ड्राइवरों को इसका दोहरा डर है। एक्सीडेंट करके भागने पर 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ड्राइवरों का तर्क है कि सड़क हादसे के वक्त लोग गुस्से में होते हैं। ऐसे मामलों में भीड़ हमेशा ड्राइवरों पर हमला कर देती है। ड्राइवर अगर मौके पर मदद करना चाहे भी तो भी उसे मारपीट का डर रहता है। ड्राइवरों का यह भी कहना है कि कोई जानबूझकर सड़क पर एक्सीडेंट नहीं करता। कोहरे और दूसरी वजहों से भी सड़क हादसे होते रहते हैं। यही वजह है कि ड्राइवर नए हिट एंड रन कानून की सजा से घबराए हुए हैं। कोई तो ड्राइविंग छोड़ने तक की बात करने लगा है, क्योंकि कहता है तनख्वाह 10, 15, 20 हजार रुपए होती है और जुर्माना 7 लाख लगेगा, तो भरेंगे कैसे? हड़ताल इसलिए हुआ है, ये जो रोडवेज है हम चला रहे हैं, 10 लाख जुर्माना और 10 साल सजा, ये हमको बर्दाश्त नहीं। लाइसेंस तोड़ के फेंक देंगे, गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, चुप्पे घर में बैठेंगे, मंजूरी करेंगे। ये ड्राइवरी से क्या फायदा है साले को? और क्या? बिल्कुल ये मोदी, योगी और अमित शाह ने जो बनाया है, वापस लिया जाए। बिल्कुल वापस लीजिए भाई, बिल्कुल नहीं चलाएंगे मोटर। फैमिलियां हैं, वो क्या करेंगी? हम लोगों की बात एक बताए, फर्ज कीजिए अपने जान में कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता एक्सीडेंट हो या कोई जो है कोई घटना घटे। भाई दबे कोहरा हो या कुछ भी हो, घटना घट जाती है तो ड्राइवर कैसे जिम्मेदारी ले लेगा? ये हमको आप बता दीजिए। कह रहे हैं कि उनको छोड़ने जाओ, जैसे कोई हादसा हो जाए तो मरीज को, जो पेशेंट हो उसको लेके जाओ अस्पताल। अगर हम लोग अस्पताल छोड़ने जाएंगे तो पब्लिक हमको लोग को मार डालती, पीट डालती है, और वैसे भी हम लोग बदनाम हो जाते हैं। ड्राइवरों की चिंता अपनी जगह है और ट्रांसपोर्टर्स की अपनी जगह, लेकिन हिट एंड रन कानून को लेकर जानकारों की राय बंटी हुई है। बहुत जरूरी था कि ये कानून लाया जाए जिससे कि पुलिस को कोई ऑप्शन नहीं रहे, बल्कि उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस ही लगाना पड़ेगा। और जब 10 साल जैसी कड़क सजा का प्रावधान हो जाएगा तो नंबर 1, ये जो एक्सीडेंट करते हैं वो वहां से भागेंगे नहीं, वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाएंगे, और साथ ही साथ जो है एक्सीडेंट की जो रेट है वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रक ड्राइवर्स स्ट्राइक पे उतरे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, वो सही नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ही नेग्लिजेंट रैश ड्राइविंग करते हैं। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें बस ड्राइवर्स, बेस्ट के स्पेशली अगर आप देखिए मुंबई में, तो कितने जो पॉट होल एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बेस्ट ड्राइवर ही जो है वो 2 व्हीलर के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि ये ड्राइवर्स जानते हैं कि ये तेज़ चलाते हैं, रैश चलाते हैं, जिससे कि
यात्रियों को अपनी जान से हाथ धो देना पड़ता है। तो इसलिए सरकार को कड़ा रुख रखना चाहिए। ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं इसके दबाव में नहीं आना चाहिए। मैं इस नए कड़क कानून को वेलकम करती हूँ। आपने खरबूजे वाली कहावत तो सुनी होगी, चाकू खरबूजे पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, दोनों ही सूरत में कटना खरबूजे को ही है। हिट एंड रन केस में भी जो कानून बना है उसको लेकर ड्राइवरों को शायद ऐसा ही लगता है कि मुसीबत उनके लिए ही है, मतलब एक्सीडेंट हुआ, गुनाहगार सिर्फ ड्राइवर ही होगा। ऐसा नहीं होता भाइयों। बिना गुनाह साबित हुए देश का कानून किसी को भी सजा नहीं देता। हाँ, नए कानून को लेकर कोई समस्या है तो ट्रांसपोर्टर्स को सरकार से बात करनी चाहिए। हड़ताल हर समस्या का समाधान नहीं है। आपका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन देश का भी नुकसान हो रहा है, ये समझ लीजिए। आपको पता है 2018 में जब ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई थी तब कितना नुकसान हुआ था? तब देश को रोजाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इसमें रोज 4,000 करोड़ का नुकसान अकेले ट्रांसपोर्टर सेक्टर को हुआ था। अब 5 साल में ट्रकों की तादाद भी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है, हड़ताल से नुकसान का जो पैमाना है वो भी बढ़ेगा। सड़क हादसों में भारत पूरी दुनिया में टॉप पर है। पूरे विश्व में अगर रोड एक्सीडेंट से 100 जानें जाती हैं तो उसमें से 11 लोग भारत के होते हैं। हादसे रोकने के लिए कानून पहले भी था, फिर हर साल एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता क्यों रहता है? ट्रैफिक नियमों और स्पीड लिमिट को लोग ठेंगा दिखाते हैं, उसकी पालना नहीं करते। रॉन्ग साइड ड्राइविंग अपनी शान समझा जाता है, शॉर्टकट लेना है। हम नोएडा में रहते हैं, मैंने देखा यहाँ हाईवे पे ही रॉन्ग साइड आ रहे होते हैं, हमें रोज कोई ना कोई मिल जाता है। इसलिए ज़रूरत थी कानून को और सख्त करने की। सख्त हो गया कानून। सड़कों पर लोग कानून का पालन करेंगे, उससे डरेंगे, सावधानी बरतेंगे, सावधानी से ड्राइविंग करेंगे तो हादसे यकीनन कम होंगे। सरकार इस कानून को वापस ले, ट्रक यूनियन को इसका इंतजार है। वैसे इंतजार तो 5 करोड़ 33 लाख घरों को अभी भी नल से जल का भी है। देश के 3 राज्यों में, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हालात बुरे हैं। आजादी के 77 साल बाद भी लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यह हालात तब हैं जब केंद्र सरकार ने 2024 तक हर घर तक नल और जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। अब सवाल यह है कि 3 सूबों की प्यास कब और कैसे बुझेगी? बेबसी है, लाचारी है, हताशा है और शिकवा सरकारों से। ये झारखंड की तत्री देवी है। उम्र 80 बरस है, कमर झुक गई, ठीक से खड़े नहीं हो पाती है, लेकिन जीने का जज्बा जिंदा है। कदम लड़खड़ाते हैं, हाथों में ताकत नहीं है, नजर भी धोखा दे देती है, लेकिन क्या करें, जिंदा रहना है तो पानी पीना पड़ेगा। तत्री देवी का गांव राजधानी रांची से सटा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। के नहीं मिले सरकारी को ना। कहाँ से भरती हैं? ये कुआं से। दिक्कत तो सभी के जब चले भूले नहीं पा रही है, तब दिक्कत है जो हमार होते। हाँ, नल नहीं होले कुछ आराम हो गई। रांची के बोड़िया कांके गांव में ये सिर्फ तत्री देवी का दर्द नहीं है। नाती नातिनों के साथ जमीन पर बैठी अपने काम में मशगूल ये रमावती है। उम्र 65 के पार है। हर रोज घड़ा बाल्टी उठाती हैं, मीलों दूर कुआं है, वहां से पानी भर लाती हैं। जवानी से बुढ़ापा आ गया, सुनती आ रही हैं पाइपलाइन आएगी, लेकिन अब उम्मीद छोड़ चुकी है। दिक्कतें और भी हैं जिंदगी में। पानी कहाँ से और कैसे लाती हैं? कुआं से लाते हैं, चापाकल से लाते हैं। पानी उन्हीं भरने में, चलाने में, आने जाने में, सब में तो दिक्कत होता है। अरे यहाँ कहाँ कुछ हो मिला है हमको, ना बैसाखी मिलता है, ना तो राशन मिलता है। पता है, देश के 3 राज्य अभी भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। तत्री और रमावती बस किस्सा भर है, असली पिक्चर और डरावनी है। आरटीआई से जानकारी आई है कि देश के 5 करोड़ 33 लाख घरों में आज ना नल पहुंचा और ना जल। राजस्थान, पश्चिम बंगाल और झारखंड में हालात सबसे बुरे हैं। झारखंड में 47.57% घरों में नल के कनेक्शन हैं।
यानी 53% घरों में अब भी नल का इंतजार है। तत्री, राजदेवी, सीता और गीता, ऐसे ना जाने कितने लोग उम्मीद पर जिंदा हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें सरकारों से ज्यादा खुद की मेहनत पर भरोसा है। ये मालती देवी हैं, पति के साथ खेतीबाड़ी करती हैं, सब्जी बेचकर जिंदगी बदल ली, घर में खुद का हेडपंप लगा लिया। गांव में फंक्शन किसी के घर में भी हो, पानी और बाकी मदद मालती बहन के घर से ही मिलती है। हमको कहा है बोल रही हूँ, कहाँ से लेते हैं। पहले बहुत तकलीफ था कि पानी के लिए, मतलब अब तो है अपना पंचायत है से देवे नहीं की थी, पंचायत में देवे नहीं किया है तो हम लोग यहाँ से देगा। सब आता है मेरा घर मांगने पानी, कुछ भी फंक्शन होता है तो सब आता है मेरा घर पानी पीने। मालती की जिंदगी जैसा उजाला हर किसी को नसीब नहीं है। पंप हाउस में अंधेरे में धूल फांकती मशीनें, जंग लगे, जमाना गुजर गया। 2 साल से मोटर भी गायब है। ये दुमका का बारमसिया गांव है। 13 दिसंबर 2020 को तत्कालीन विधायक नलिन सोरेन ने टैंकी बनवाई, पाइप गांव-गांव तक पहुंचाई, लेकिन पानी आज तक नहीं आया। बोला तो पानी उधर जाएगा, मैंने बोला हम लोग को धोखाधड़ी में रखा गया। आज जल सैया ना इसका समिति गठन किया और नहीं मुखिया किया, कोई नहीं किया, तो इस तरह पड़ा हुआ है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था, बाहर से हम लोग पानी ढो ढो के बहुत दूर से ला रहे थे, तो हम लोग जगह बेचे अपना और बोरिंग करा लिए 2 साल पहले। झारखंड ही क्यों, हालत तो राजस्थान में भी पतली है। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 45.33% घरों में ही नल के कनेक्शन हैं। 55% घरों में अब भी नल और जल दोनों का इंतजार हो रहा है। हर घर जल योजना, उखड़ी हुई पाइपें, उड़ती धूल, बंजर और टूटे फूटे रास्ते, चुनौतियों का घड़ा सिर पर रखकर पूरा गांव पानी भरने जा रहा है। ये राजस्थान का साढेर ढाणी गांव है। 1 साल हो गया, केंद्र की स्कीम तो यहाँ पहुँच गई, लेकिन पानी 1 साल से नहीं पहुँच पाया। पानी नहीं आया, 12 महीने वेगा टंकी खुडे में नलके गालियां बाद में पानी नहीं आयो। 1000 रुपये दे टंकी खुडे, 1000 रुपये टंकी दे, कोई घर में नावो कहीं 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 काम करा। नल तो लगा दिया, 2200 रुपये लिया, पानी था वो कोई। तो कितने टाइम से पानी नहीं आ रहा है? पानी 2 साल लिया, पानी नहीं आ रहा है। कनेक्शन तो यो कहीं है, पानी नहीं आ रहा। गांव तो भले कनेक्शन कहीं है, ये तो गांव लारे रिवड़ो है, सब गांव पानी है, इन गांव में कोई सुविधा नहीं है। गुस्सा आना लाजमी है। फ्री वाली स्कीम जल्द शुरू हो। ठेकेदार और जेई के पास 2,500 हजार जमा भी कराए, लेकिन आज भी पानी की एक बूंद नसीब नहीं हुई। गांव टैंकर भरोसे चलता है। ऐसा क्यों है? हम सरपंच के पास पहुंचे, वजह पूछी, नया किस्सा सुनने को मिल गया। पिछले नवंबर में साल में 2022 में चालू हुआ था जल मिशन का काम। 2250 रुपए जो भी अनुदान था सरकार का, 1 महीने के अंदर अंदर सबने पैसे दे दिए। तो काम है वो अभी तक पूरा हुआ नहीं है। आधी से ज्यादा लाइनें डैमेज हो गई है, हुआ नहीं, वो टेंडर कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। पानी अभी टंकरों से मंगवा रहे हैं, टंकर का खारा पानी मंगाएंगे 500-600 रुपए ले रहे हैं। मीठा पानी के लिए वो 800 रुपए ले रहा है। पानी खरीदें या राशन, मजबूरी तो यही है। कुछ की हैसियत है जो पानी खरीद लेते हैं, लेकिन हर गांव की जेब इजाजत नहीं देती। कहते हैं बरसात में पानी जहर बन जाता है और गर्मियों में ढूंढे नहीं मिलता। तब नांदली गांव क्या करता है? वो सब गली वाला दीदा और पाइप गाल दिया। बाद पानी कहाँ से ला रहे हो? पानी टंकर वाला लावे, गंदा पानी आवे ही नहीं, हमड़ो मोरे तो बूंद ही पानी नहीं आवे। सा एक पाइप में कोई 56 जगह ले लियो, जब वो पानी आवे की कर मैं तो तेरा खारो पियो, बोड़ो पियो। हाँ, जन पे गाबो ही दौड़ पड़े, हिनो नहीं करना पड़े, पानी भी न कम करा। गुस्सा बिल्कुल वाजिब है, मजाक थोड़े ना है। केंद्र सरकार ने लाखों खर्च किए, फिर पानी क्यों ना आए? कौन है जो स्कीम को पलीता लगा रहा है? अब जरा इसके बारे में सुन लीजिए। कुछ एजेंट दलाल थे, इनके पता नहीं किन्होंने था, पहले बताया कि आप लोग आपको कनेक्शन दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा। तो काफ़ी लोगों से ले लिए उन्होंने कनेक्शन और बता दिया कि यहाँ पाइप जोड़े जाएंगे, आपको पानी आएगा, है ना। 1.5-2 साल से तो कुछ पानी आया नहीं है। जिन सूबों में योजना पर सही से काम हुआ, धांधली या लेट लतीफी नहीं हुई, वहाँ परिणाम अलग है। बिहार, उत्तराखंड हो, लद्दाख या फिर महाराष्ट्र, देश के 8 राज्यों के 75% घरों तक पानी पहुँच चुका है। हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य तो अव्वल हैं। घर घर नल और जल पहुंच चुके हैं। बुरी हालत बंगाल की भी है। आधा बंगाल अब भी पानी के लिए राम भरोसे है।
आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के 40.68% घरों में ही नल का कनेक्शन है। तकरीबन 60% घरों तक अब भी नल पहुंचना बाकी है। अफसोस से ज्यादा शर्मनाक है, आजादी के 77 साल बाद भी बंगाल के बाशिंदे नल और जल की राह देख रहे हैं। पानी के आना पड़ेगा, 2 किलोमीटर दूर से पानी आना पड़ेगा। नहाना का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। सबको पीने को साफ पानी मिले, घर घर तक नल पहुंचे। केंद्र सरकार 2024 तक इस लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। कई सूबों को लाभ मिल भी रहा है, लेकिन राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत हैरान करती है, क्योंकि सिस्टम ही सरकार की स्कीम को पलीता लगा रहा है। अब ऐसे में अच्छे कल की उम्मीद और राह इन सूबों में थोड़ी मुश्किल लगती है। रिवायतें बदल जाती हैं, बस नियत होनी चाहिए। 15 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। मकसद क्या था? मकसद था हर ग्रामीण तक नल पहुंचना चाहिए। कितने घरों में ये लाभ पहुंचा, अब आपको वो बताते हैं। देश में कुल 19 करोड़ 25 लाख ग्रामीण परिवार हैं। 31 दिसंबर 2023 तक करीब 14 करोड़ परिवारों तक ये सुविधा पहुंची। केंद्र सरकार की इस स्कीम पर पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हुआ। कितना खर्च हुआ? 2019-20 में नल से जल कनेक्शन के लिए 9,951 करोड़ रुपए खर्चे गए। 20-21 में कितना खर्चा गया? 10,916 करोड़ रुपए। 2021-22 में कितना खर्चा गया? 40,010 करोड़ रुपए खर्चे गए। और 2022-23 में 54,744 करोड़ रुपए खर्चे गए। अब 2023-24 की बात कर ले तो 47,293 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च हुआ है। अंदाजा लगाइए कितना भारी बजट है। करीब 5.5 करोड़ परिवार अब भी नल और जल से वंचित हैं। लक्ष्य के आड़े क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ग्राउंड वाटर टेबल इतना नीचे जा चुका है कि उसको ऊपर लाना और घर घर तक पहुंचाना एक हरकुलिन टास्क है। क्या स्टेट कैपेबल है कि वो उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि वो पानी नीचे से 800 फीट नीचे से निकाल के ट्रीट करके पोर्टेबल पानी बना के आपके घर तक पहुंचा सके? वेस्ट बंगाल में भी पानी की क्वालिटी के ऊपर बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। जो एरिया समुद्र के साथ है वहाँ तो सलाइन वाटर मिलेगा आपको, और जो एरिया समुद्र से दूर हैं, जो बिहार के साथ टच करते हैं, वह वाटर टेबल बहुत नीचे है। अगर वाटर टेबल ऊपर है तो वह वाटर की क्वालिटी ठीक नहीं है। तो नल पहुंचा देना एक चीज़ है, उस नल में पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना दूसरी चीज़ है। वक्त बदलता है तो बदलाव भी लाता है। एक ज़माना था जब आपने भी गांव में, छोटे छोटे कस्बों में लोगों को सिर पर घड़ा रखकर पानी के लिए भटकते हुए देखा होगा। आज हालात वैसे नहीं हैं, लेकिन एकदम दुरुस्त हो, आपको सबको आसानी से पानी मिल सके, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसकी दिक्कत है कई जगहों पर। ये चीज़ माननी चाहिए। इसीलिए विकास के पैमाने पर आपके गांव कहाँ ठहरते हैं? नल में जल आता है या नहीं आता है? आपने हमें बताना है। हमारा वादा है, पब्लिक इंटरेस्ट में इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। गरीब हो या अमीर, पानी सबका हक है, लेकिन यही पानी कई बार तबाही की वजह भी बन जाता है। नए साल के पहले ही दिन जापान में बहुत बड़ा भूकंप आया। इसके बाद सुनामी आ गई। वाजिमा शहर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। कई जगह भूकंप के बाद बिल्डिंग में आग लग गई, कुछ नीचे भी गिर गई। आशंका है उसमें कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। इस बीच जापान की सरकार ने नई चेतावनी जारी कर दी है। कहा है अगर आने वाले दिनों में 2-3 दिन खासकर संभल कर रहना है, ऐसे हालात दोबारा बन सकते हैं, क्योंकि 7 तीव्रता वाला एक और बड़ा भूकंप आ सकता है। जापान में आपदा प्रभावित इलाकों का कैसा है हाल और कहां पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? घर गिर गए, मलबा रह गया, जमीन हिली, जापान कांप उठा।
जब पूरी दुनिया नए साल के पहले दिन का जश्न मना रही थी, तब जापान में जोरदार भूकंप आया। देखते ही देखते इमारतें जमींदोज हो गई, सड़कें दो फाड़, हाईवे बंद कर दिए गए। चारों तरफ हाहाकार था, क्योंकि तबाही का पैमाना यानी भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी। नुकसान कितना हुआ इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है, क्योंकि सड़कें टूटने के बाद असेसमेंट के लिए विमान से टीमें भेजी गई हैं। हालांकि भूकंप की कुछ तस्वीरें जापानी मीडिया ने जारी की हैं। जापान के रेस्टोरेंट में सब कुछ सामान्य था। अचानक धरती हिली तो जान बचाने के लिए लोग कुर्सियों के नीचे छिप गए। टीवी स्क्रीन काफी देर तक हिलती रही, यानी भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक रहे। मेट्रो स्टेशन का मंजर भी दहशत भरा था। स्टेशन पर लगे एलईडी साइन बोर्ड जबरदस्त तरीके से हिले तो यात्री चीखने लगे। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भूकंप के झटकों से हिलने लगी तो छोटी नदियों में भी सुनामी जैसा मंजर देखने को मिला। थोड़ी देर बाद जापान ने सच में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। जापान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के कोस्टल एरिया में 5 मीटर ऊंची लहरें उठी। स्खालिन द्वीप पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। समुद्री इलाके से लोगों को हटाया गया। ट्रेन सेवा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। जैसे ही धरती का हिलना बंद हुआ, भूकंप के एपिसेंटर पर सबका ध्यान गया, यानी जलजला आया कहां से? पता चला ये भूकंप जापान के इशिकावा प्रांत के अमाजिन शहर में आया। इसका केंद्र धरती से 10 किलोमीटर नीचे था। भारतीय समय के अनुसार भूकंप का पहला झटका दोपहर 12:40 पर लगा। इसके 8 मिनट बाद 6.2 तीव्रता का झटका आया। तीसरा आफ्टर शॉक 5.2 तीव्रता का था। दावा है कि 4 से ज्यादा तीव्रता के 30 से ज्यादा झटके जापान में लगे। दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है। सरकार ने भूकंप के जवाब में तुरंत एक आपदा प्रतिक्रिया कार्यालय स्थापित किया और मैंने 3 निर्देश दिए। पहला, जनता तक सुनामी और निकासी के बारे में सटीक जानकारी पहुंचाना। दूसरा, नुकसान का आकलन और वास्तविकता को जल्द से जल्द समझना। तीसरा, सरकार को स्थानीय शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपदा से लड़ते समय इंसान की जान को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। भूकंप को देखते हुए जापान की सरकार एक्शन मोड में आ गई। पीएम किशिदा ने देश को संबोधित किया, इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो करने को कहा। जापान ने इशिकावा के साथ साथ निगाटा, नागानो और टोयोमा को खतरे वाले जोन में रखा। इस बीच कानाजावा शहर की एक और तस्वीर काफी तेजी से सर्कुलेट हुई। भूकंप के झटकों से पूरा घर हिल रहा था और ये शख्स फंस गया। बचने के लिए फ्रिज का गेट पकड़ लिया। 12 लाख की आबादी वाले इशिकावा में सरकार का फोकस रेस्क्यू पर है। कम से कम 36,000 घरों की बिजली बंद है। भूकंप की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट की जांच हुई। फिलहाल रेडियो एक्टिवेशन मटेरियल के लीकेज का खतरा नहीं है। सरकार ने कहा इस तरह की आपदा के लिए तैयार है। मैं सभी निवासियों से कहना चाहूंगा कि वो इस तीव्र भूकंप की घटना पर ध्यान देते रहे। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां सुनामी आने की आशंका है तो जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें। वैसे आज जहां भूकंप आया वो इशिकावा प्रांत रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर इलाके में फैला है। दुनिया के 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर में ही आते हैं। 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही सक्रिय हैं। ये एरिया भूकंप के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। रिंग ऑफ फायर 2 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद हैं। इन प्लेट्स के टकराने से ही भूकंप आते हैं। जिन इलाकों में झटके तेज थे वहां मकान गिरने और भूस्खलन का खतरा है। भविष्य में आने वाले भूकंपों और बारिशों से सावधान रहें और खतरनाक क्षेत्रों में ना जाएं। लगभग 1 सप्ताह तक, खासकर अगले 2-3 दिनों तक भूकंप से सावधान रहें।
रूस, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, कनाडा, अमेरिका समेत 15 देश रिंग ऑफ फायर की जद में हैं। जापान के भूकंप के बाद रूस और नॉर्थ कोरिया में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। जापान में इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी नंबर जारी किए। कई लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2011 के बाद ये सुनामी का पहला बड़ा अलर्ट था। तब उत्तर पूर्व जापान में भूकंप के साथ 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी, जिसमें 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लाखों लोग बेघर हुए थे। ये कोई पहला मौका नहीं है। भूकंप ने जापान में पहले भी भारी तबाही मचाई है, लेकिन जापान के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं। हर साल जापान में 1500 छोटे बड़े भूकंप आते हैं। 2022 में भूकंप के चलते जापान में 268 लोगों की मौत हुई। जलजिले की वजह से हर साल जापान की इकोनॉमी को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2021 में ये आंकड़ा 24,436 करोड़ था। 1 सितंबर 1923 को जापान के ओशिहामा में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें 1,43,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। 20 सितंबर 1498 को जापान में 8.6 तीव्रता के झटके लगे थे। भूकंप से सुनामी भी आई थी बाद में, जिसमें 31,000 लोगों की मौत हो गई थी। 15 जून 1896 में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। 22,000 लोगों की इसमें मौत हुई थी। 11 मार्च 2011 को सबसे भीषण 9 तीव्रता का भूकंप जापान ने झेला था। तब समंदर में 133 फीट ऊंची लहरें उठी थी। करीब 18 से 20,000 लोग तब भी मारे गए थे। वैसे दुनिया में हर साल करीब 20,000 भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। भूकंप कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक ही रहता है। इसमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा देर तक रिकॉर्ड होने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। यह भूकंप 10 मिनट तक रहा था। सवाल यह है कि जापान में इतने भूकंप आते क्यों हैं? क्या इसका वहां मौजूद ज्वालामुखियों से कोई कनेक्शन है? जापानीज द्वीप 4 टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है, इसलिए वहां पर जो हमारे इंडिया में जो अर्थक्वेक्स आते हैं उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में अर्थक्वेक्स आते हैं और ज़्यादा मैग्नीट्यूड के हैं। तो वहां पर भी जब 4 प्लेटें कोलाइड कर रही हैं तो इसलिए उस में जापान में वहाँ जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है और इस वजह से वहाँ पर इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है और आते रहते हैं। भूकंप आए तो बचना कैसे है? कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। सोच समझकर काम करना है। आपने घबराना नहीं है। अगर घर से बाहर हैं तो खाली जगह पर चले जाएं। बिल्डिंग, मकान, पेड़, बिजली के खंभों से दूर रहना है। ये हमेशा याद रखिएगा जब भी भूकंप आए। ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी धीरे करें। खाली और सेफ जगह पर उसे पार्क करने की कोशिश करें। अगर घर में हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाएं ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आपके सर में चोट ना आए, या किसी ऐसी चीज को उसके नीचे छुपकर अलमारी से दूर रहकर उसे कसकर पकड़ लें। अगर ऊपर से कोई भी आपके शरीर को चोट पहुंचने की कोशिश हो तो वो बचाव हो जाएगा। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही दौड़ना नहीं है, मतलब बचाव के लिए उस ऐसी जगह ना दौड़ जाएं जहां आपको नुकसान हो जाए। झटके और ज्यादा महसूस हो सकते हैं इससे। भूकंप जैसी आपदा बताकर नहीं आती। पिछले साल तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था। हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे। बचने का मौका भी नहीं मिला था। शहर के शहर कब्रिस्तान बन गए थे। सरकार ने सबक लिया। इस बार भूकंप सहने वाली इमारतें बनाई जा रही हैं, यानी उसका रेजिस्टेंस जो है उस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि भूकंप का असर ना हो। यही काम अब हमारे देश में भी होने लगा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और सरकार नियत से पक्की हो रही है तो यकीनन नुकसान भी कम हो ही जाएगा। स्पेस में हिंदुस्तान के बढ़ते कद की बात करेंगे। ब्लैक होल का नाम सुना होगा आपने। कहा जाता है कि ब्लैक होल में जो भी तारे जाते हैं वो लौटकर नहीं आते, लेकिन इसरो ने ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने के लिए अंतरिक्ष की तरफ नया कदम बढ़ाया है। 3, 2, 1, 0।
इसरो ने नए साल के पहले दिन एक अंतरिक्ष मिशन यानी एक्सपोसैट लॉन्च किया। ये ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज में ये इसरो का ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि भारत से पहले नासा और इटली ने 2021 में IXPE नाम का सैटेलाइट भेजा था। अब इसरो की इस उड़ान के साथ ही भारत विशेष सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। एक्सपोसैट ब्लैक होल की कैसे स्टडी करेगा, इसको समझने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। एक्सपोसैट का पूरा नाम एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। इसरो ने PSLV रॉकेट से इस सैटेलाइट को 6050 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेज दिया। एक्सपोसैट 5 साल तक काम करेगा और ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार के एक्सरे का डेटा जुटाएगा। आकाशगंगा से निकलने वाली किरणों की स्टडी से ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलेगी। आपके कमेंट्स क्या आए हैं आज? संजीव क्या लिखते हैं? बिहार के सुपौल जिले की राघोपुर प्रखंड की ग्रामीण कार्य विभाग की करजाइन गोसपुर पथ कई सालों से झरझर, पुलिया ध्वस्त। सांसद दिलेश्वर कामत, विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव सुध नहीं ले रहे हैं। गोसपुर सितुहर सहित दर्जनों गांववासी रोड नहीं तो वोट नहीं। तकलीफ है इनकी, एड्रेस करनी चाहिए इसको। सुशील क्या लिखते हैं? अभी सऊदी का रास्ता था, सिर्फ अब इजराइल का भी रास्ता खुल गया है। ये इजराइल में जो हमारे मजदूर और स्किल्ड लेबर जाएगी उनकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके कमेंट्स थे। उम्मीद करते हैं आपका नया साल मंगलमय होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन ABP न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। शुभ रात्रि।